नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? तो उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, की तैयारी में व्यस्त होंगे। और आज की जो क्लास है ये क्लास नंबर 35 है और इस क्लास में हम लोग दो महत्वपूर्ण चितेरों को पढ़ेंगे। आप जानते हैं इससे पहले हम लोगों ने असित कुमार हलधर जी को पढ़ा था, जो आप जानते हैं कि बहुत प्रख्यात चित्रकार रहे हैं, मूर्तिकार रहे हैं। हालांकि चित्रकारी उनकी बहुत ज़्यादा फेमस रही है। लखनऊ कला महाविद्यालय के पहले भारतीय प्रिंसिपल होने का गौरव भी उन्हें प्राप्त है। मद्रास आर्ट कॉलेज में भी उन्होंने एज अ टीचर काम किया है, एज अ प्रिंसिपल काम किया है। तो नाम बहुत सारे जुड़े हुए हैं उनके साथ और बहुत खास काम भी उन्होंने किया। तो उन्हें पढ़ने के बाद अगला क्रम आता है DP राय चौधरी जी, यानी देवी प्रसाद राय चौधरी जी के बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि देवी प्रसाद राय चौधरी हैं तो थोड़ा सा अविभाजित वाले भाग। पहले भारत में जो है रंगपुर जिला हुआ करता था, जो वर्तमान समय में बांग्लादेश में होता है, तो वहीं पे इनका जन्म होता है। ठीक है, ताजहाट जगह होती है, ताजहाट जगह, वहाँ पे इनका जन्म होता है। लेकिन इनकी कलाकारी इतनी फेमस होती है कि बहुत अच्छे लेवल के मूर्तिकार हो जाते हैं। कांस्य प्रतिमाएं इनकी बहुत खास हैं, चाहे वो श्रम की विजय हो, चाहे अन्य बहुत खास डाटा इन्होंने बनाया है। और साथ में हम लोग पढ़ेंगे रामकिंकर बैज को, बांकुरा बंगाल वाले। आप जानते होंगे रामकिंकर बैज के बारे में, वो भी बहुत अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं। तो इन दोनों लोगों को एक साथ पढ़ने का प्रयास करते हैं। फिलहाल अभी हम लोग वन लाइनर बेस में देखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं लक्ष्य बैच में वन लाइनर ही चल रहा है। DP राय चौधरी का जन्म कहाँ हुआ? तो 1899 ईस्वी में ताजहाट बांग्लादेश में इनका जन्म होता है। अगर पूछ ले तो रंगपुर जिला भी लगा लेना, रंग याद रखना। रंगपुर कहाँ पे है? बांग्लादेश में पड़ता है। हिरणमय राय चौधरी किसके दादा थे? तो हिरणमय राय चौधरी DP राय चौधरी के दादाजी हुआ करते थे। दादाजी मतलब होता है पिताजी के पिताजी, ठीक है, तो दादाजी थे। सर्वप्रथम DP राय चौधरी मूर्तियाँ किससे सीखे थे? तो बेटा अपने दादाजी से ही इन्होंने मूर्तियाँ बनाना सीखा था। हिरणमय राय चौधरी से ही मूर्ति बनाने की कला इन्होंने सीखी थी। आगे अगर बात करते हैं तो देवी प्रसाद राय चौधरी किस कला विद्यालय से शिक्षा प्राप्त किए थे? तो वो कौन सा कला विद्यालय था जहाँ इन्हें शिक्षा मिलती है? तो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट्स इनके जीवन में बहुत खास परिवर्तन लाता है। आप जानते होंगे DP राय चौधरी के कलागुरु अवनी बाबू ही माने जाते हैं, यानी बंगाल से लिखे अवनी बाबू ही माने जाते हैं। देख लीजिए अगला पॉइंट ही आ गया, DP राय चौधरी के कलागुरु कौन है? तो अवनीनाथ ठाकुर ही माने जाते हैं। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो कहा जाता है कि DP राय चौधरी किस मूर्तिकार से प्रभावित थे? तो यूरोपियन मूर्तिकार था रोदिन से ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। रोदिन एक अच्छे लेवल का यूरोपीय मूर्तिकार रहा है, तो उससे थोड़ा सा प्रभावित रहते थे, सदैव रहे। आगे अगर बात करें तो देवी प्रसाद राय चौधरी यूरोपीय पद्धति में तैल रंग से चित्र बनाना किससे सीखे? तो तैल रंग से चित्र बनाने का काम मूल रूप से बायस से सीखे थे, लेकिन यूरोपीय पद्धति में तैलीय चित्रण बनाने का काम बायस से सीखे थे। मूर्ति बनाना रोदिन से सीखते हैं। कौन? DP राय चौधरी। आगे बात करें तो कहा जाता है कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट DP राय चौधरी किस पद पर कार्य? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में देवी प्रसाद राय चौधरी ने एज अ टीचर के रूप में वहाँ पे काम किया है, एज अ शिक्षक के रूप में वहाँ पे काम किया है। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है कि DP राय चौधरी को किस कला विद्यालय में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति मिली थी? तो अध्यक्ष पद पे कौन सा कॉलेज था? डबलिन कॉलेज ऑफ आर्ट। डबलिन कॉलेज ऑफ आर्ट में अध्यक्ष के रूप में DP राय चौधरी जी जो है ज्वाइनिंग पाते हैं, नियुक्ति पाते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं तो कहा जाता है DP राय चौधरी डबलिन कॉलेज ऑफ आर्ट्स में कितने समय तक शिक्षण करते हैं? तो DP राय चौधरी जी डबलिन कॉलेज में 28 वर्षों तक शिक्षण का कार्य करते हैं। DP राय चौधरी वही बेटा, कहाँ? रंगपुर जिले वाले, बांग्लादेश वाले। कब होता है? 15 जून 1899 को जिनका जन्म होता है, उन्हीं DP राय चौधरी के बारे में लोग बात कर रहे हैं। 28 सालों तक ये डबलिन में सेवाएँ दी हैं। आगे बात करते हैं तो कहा जाता है कि किस कलाकार को राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का पहला अध्यक्ष बनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी का पहला अध्यक्ष देवी प्रसाद राय चौधरी जी को ही बनाया जाता है। DP राय चौधरी जी इसके लिए आगे आते हैं और अपना योगदान देते हैं। आगे अगला महत्वपूर्ण पॉइंट लिखा गया कि कांस्य से निर्मित श्रम का विजय, बहुत फेमस है बेटा, ये किसमें निर्मित है? कांस्य से मूर्ति है। श्रम का विजय नामक मूर्ति किसने बनाया? तो देवी प्रसाद राय चौधरी जी ही अच्छे लेवल के मूर्तिकार थे। इन्होंने ही श्रम के विजय को बनाया है, इसके लिए खास प्रसिद्धि भी इन्हें मिली। DP राय चौधरी द्वारा निर्मित लेबर एट वर्क मूर्ति कहाँ पर रखी गई है? तो आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित कांस्य से नहीं, श्रम की विजय वाली मूर्ति सुरक्षित रखी।
देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा निर्मित मूर्ति सड़क बनाने वाले किससे बनी है? तो सड़क बनाने वाले किससे बनी है बेटा? प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी से बनी हुई है। किसने बनाया है सड़क बनाने वाले? तो डीपी राय चौधरी के द्वारा बनाया जाता है। बहुत अच्छी मूर्ति मानी जाती है, पीओपी की मूर्ति है, याद रखना, ये कांस्य प्रतिमा नहीं। अगला पॉइंट आता है डीपी प्रसाद राय चौधरी के बारे में कि जब शीत ऋतु आती है मूर्ति का निर्माण किसने किया? जब शीत ऋतु आती है ऐसा मूर्ति मूल रूप से देवी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा उकेरा जाता है, बनाया जाता है, ढाला जाता है। तो ये भी याद रखना। डीपी राय चौधरी द्वारा निर्मित स्वतंत्रता स्मारक की मूर्ति कहाँ रखी गई? तो स्वतंत्रता स्मारक की जो मूर्ति है डीपी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाई गई वो पटना में रखी हुई है। पटना वही बिहार वाला बेटा, ठीक है। आगे अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि डीपी राय चौधरी किन किन गुणों से संपन्न रहे हैं? तो मैंने पहले ही बताया, अच्छे लेवल के प्रख्यात मूर्तिकार हैं, देन चित्रकार हैं, फिर बांसुरी वादक भी रहे हैं, और बांसुरी वादक के साथ साथ इनके शौक और भी रहे हैं, अच्छे लेवल के शूटर भी रहे हैं, निशानेबाज भी रहे हैं। तो बांसुरी वादक हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं और निशानेबाज हैं। ऐसी ख्याति प्राप्त डीपी राय चौधरी जी हैं जिनके अच्छे अच्छे चित्र मुसाफिर, निर्वाण, महल की गुड़िया, जीवन, पुल, ज्योति, कौतूहल, आंधी के बाद, खतरनाक रास्ता, ये सब रचनाएं इनकी बहुत फेमस हुई। आगे बात करें तो डीपी राय चौधरी की उच्च कोटि का चित्र कौन सा रहा है? तो मुसाफिर रहा है। आगे अगर और बात करते हैं तो डीपी राय चौधरी के बारे में कहा गया किस कलाकार ने पहाड़ी जीवन और मछुआरों से संबंधित चित्रों का निर्माण सर्वाधिक किया? तो पहाड़ी जीवन और मछुआरों से संबंधित ज़्यादातर चित्रण का निर्माण डीपी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा ही किया जाता है। डीपी प्रसाद राय चौधरी के द्वारा ही पहाड़ी चित्रण और मछुआरों से संबंधित डाटा बनाया जाता है। आगे अगला पॉइंट आता है कि डीपी राय चौधरी के चित्रों का माध्यम क्या रहा है? मान लो ये जो चित्र बनाते हैं उनका माध्यम क्या रहा? तो वास पेंटिंग में भी बनाया है, पैनल पेंटिंग में भी बनाया है, पोर्ट्रेट पेंटिंग में भी इन्होंने काम किया है। तो पोर्ट्रेट, पैनल और वास तीनों पेंटिंगों में डीपी राय चौधरी ने चित्रण का कार्य किया है। आगे कहा जाता है किस सन में डीपी राय चौधरी ने यूनेस्को द्वारा जापान के टोक्यो नगर के एक गोष्ठी की अध्यक्षता की थी? तो टोक्यो नगर की अध्यक्षता 1954 ईस्वी में डीपी राय चौधरी ने की। डीपी राय चौधरी किस वाद से संबंध रखते हैं? यथार्थवाद के अच्छे कलाकार माने जाते हैं देवी प्रसाद राय चौधरी। देवी प्रसाद राय चौधरी की मृत्यु कब होती है बेटा? तो 1975 ईस्वी में डीपी राय चौधरी की मृत्यु हो जाती है। अगर स्मरणीय तथ्यों की बात करते हैं तो स्मरणीय तथ्यों में अच्छे अच्छे चित्र ही पूछे जाते हैं, जैसे मुसाफिर, निर्वाण, महल की गुड़िया, जीवन, खतरनाक रास्ता, आंधी के बाद, कौतूहल, ज्योति किसकी रचना है? ज्योति किसकी रचना है? डीपी राय चौधरी की रचना है। पुल, रविंद्रनाथ टैगोर, पर्सी ब्राउन, भूटिया औरत, नेपाली लड़की, स्नान का घाट, ओसी गांगुली, मिरोज ब्लैक बेल, तिब्बत की बालिका, लेप्चा, लेप्चा पूछा गया रचना है बेटा, लेप्चा पूछी गई रचना है। तो ये सब चित्रण है, किसने बनाया है? देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाया है, जो अच्छे लेवल के चित्रकार भी हैं, मूर्तिकार भी हैं, बांसुरी वादक भी हैं और निशानेबाज भी। अच्छा, ये तो हो गए चित्र। अब बात होगी कुछ मूर्तियों की, क्योंकि इन्होंने मूर्तियाँ भी बनाई हैं। मूर्ति कौन कौन सी है? तो सबसे खास मूर्ति इनकी लेबर आर्ट वर्क ही है, जिसके लिए ज़्यादा पर्याप्त रहे हैं और ज़्यादा खासियत प्राप्त किए हैं। तो लेबर आर्ट वर्क हो गया। जब शीत ऋतु आती है, स्वतंत्रता स्मारक, सड़क बनाने वाले, अंतिम प्रहार, लय, एनिवेशन, ध्वंस देवता, भूख से पीड़ित, मोतीलाल नेहरू और आर.के. खंड युग्म, साथ में सी.आर. रेड्डी भी अच्छी मूर्ति इनकी मानी जाती है। मोतीलाल नेहरू की मूर्ति किसने बनाई है? देवी प्रसाद राय चौधरी ने बनाई है। वही देवी राय चौधरी जो 1899 ईस्वी में रंगपुर जिले में जन्मते हैं, वर्तमान बांग्लादेश का हिस्सा होता है रंगपुर, वहीं के जन्मे डीपी राय चौधरी पहले ललित कला अकादमी के अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं लगभग हमने कराने का प्रयास किया है। हमें उम्मीद है कि आप लोग पेन पेपर उठा के इसे नोट डाउन किए होंगे। अगला चित्रकार का नाम आता है बेटा राम किंकर बैज का, वो अच्छे लेवल के मूर्तिकार वो भी, उन्हें देख लेते हैं। राम किंकर बैज 1910 से 1980 तक इनका कार्यकाल रहता है। राम किंकर बैज का जन्म कब हुआ? 1910 ईस्वी में हुआ। राम किंकर बैज का जन्म कहाँ हुआ? तो बांकुरा बंगाल में हुआ। कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन से, बांकुरा शहर बंगाल वाला। राम किंकर दा या किंकर दा के नाम से कौन जाना जाता है? तो राम किंकर बैज को किंकर दा के नाम से जाना जाता है। राम किंकर बैज को किस रूप में प्रसिद्धि मिली है? तो मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त है राम किंकर बैज। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि राम किंकर बैज कला की शिक्षा कहाँ से लिए थे? तो राम किंकर बैज जी कला की शिक्षा शांति निकेतन से लेते हैं। शांति निकेतन कहाँ पे है? कोलकाता बंगाल में स्थित है।
अगला पॉइंट आता है राम किंकर बैज। राम किंकर बैज के प्रतिभा को सर्वप्रथम किसने देखा? तो रामानंद चटर्जी ने सबसे पहले राम किंकर की प्रतिभा को देखा था। और फिर मॉडर्न रिव्यू नामक संस्था के संस्थापक कौन रहे? रामानंद चटर्जी रहे। तो मॉडर्न रिव्यू नामक संस्था से भी इन्हें जोड़ने का प्रयास किया था रामानंद चटर्जी ने। राम किंकर बैज के कलागुरु कौन रहे हैं? तो राम किंकर बैज के कलागुरु नंदलाल बसु रहे हैं। नंदलाल बसु किसके कलागुरु रहे हैं? तो नंदलाल बसु के कलागुरु आवनी बाबू रहे। आवनी बाबू, ठीक है। राम किंकर बैज किस कला विद्यालय में अध्यक्ष पद पर कार्य किए हैं? तो शांति निकेतन कला विद्यालय में राम किंकर बैज जो है कला निर्देशक के रूप में, कला अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगला पॉइंट आता है के.जी. सुब्रमण्यम किसको खेपा बाउल उपनाम दिया था? तो राम किंकर बैज को के.जी. सुब्रमण्यम ने खेपा बाउल उपनाम भी दिया है। तो खेपा बाउल किसको कहा जाता है? राम किंकर बैज को, जिसे किंकरदा भी कहा जाता है, उन्हीं का उपनाम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस बढ़ता है। राम किंकर बैज से मतभेद किसका रहा है? तो राम किंकर बैज का मतभेद मूल रूप से उनके कलागुरु नंदलाल बसु से रहा करता था। नंदलाल बसु से ही वो थोड़ा सा जो है परेशान भी रहा करते थे। कुल मिलाकर के मतभेद ही रहा करता था। आगे बात करते हैं राम किंकर बैज किन किन माध्यमों में चित्रण का कार्य किए हैं? तो आकृति ये क्ले में भी बनाया है, क्ले कहा जाता है मिट्टी को, बालू में भी बनाया है, प्रस्तर में भी बनाया है, प्लास्टर में भी बनाया है और कंक्रीट में भी बनाया है। तो कंक्रीट, प्लास्टर, प्रस्तर, बालू और क्ले यानी मिट्टी में भी चित्रण का कार्य किए हैं। कौन? राम किंकर बैज जी, वही बांकुरा बंगाल वाले जिनका जन्म 1910 ईस्वी में होता है। आगे बात करते हैं तो राम किंकर बैज के बारे में कहा जाता है कि सन 1938 ईस्वी में संथाल परिवार नामक मूर्ति का निर्माण किसने किया? तो संथाल परिवार नामक मूर्ति राम किंकर बैज की अच्छी रचना है और इसके लिए इन्हें खास प्रसिद्धि भी मिलती। पत्थर से निर्मित संथाल परिवार नामक मूर्ति कितने सेंटीमीटर ऊंची है? तो संथाल परिवार नामक जो मूर्ति है ये 427 सेंटीमीटर ऊंची है। 427 सेंटीमीटर ऊंची है, पत्थर की मूर्ति है संथाल परिवार। इसके लिए राम किंकर बैज जी खास फेमस हुए हैं। संथाल परिवार नामक मूर्ति कहाँ संरक्षित है? तो बड़ा शांति निकेतन कला परिसर में ही संरक्षित है, जहाँ ये एज ए टीचर के रूप में काम किया हूँ। वहीं इन्होंने कला की शिक्षा भी प्राप्त। तो शांति निकेतन कला परिसर कलकत्ता में मूल रूप से संथाल परिवार नामक मूर्ति जो 427 मीटर ऊँची है, सेंटीमीटर ऊँची है, वहीं पर सुरक्षित भी है। राम किंकर बैज क्या बनाने में सिद्धहस्त थे? तो पोर्ट्रेट बनाने के लिए जाने माने कलाकार हैं। पोर्ट्रेट बहुत अच्छे से बनाया करते थे। कौन कलाकार पेंट किया गया कैनवास को फिर से पेंट करके चित्रण का कार्य करता था? तो एक बार पेंट किया गया है उस कैनवास को फिर से पेंट करके चित्रण का कार्य राम किंकर बैज जी किया करते थे। राम किंकर बैज जी किया करते थे। अगला पॉइंट आता है बंगाल शैली का कौन सा कलाकार गरीब परिवार से था? बेटा गरीब परिवार से राम किंकर बैज का संबंध रहा है, थोड़ी सी गरीबी इन्होंने देखी है। आगे राम किंकर बैज द्वारा बनाई गई यह छेछड़ी की मूर्ति कहाँ शोभायमान है? तो ये पूछा गया क्वेश्चन से कि यह छेछड़ी किसने बनाई? राम किंकरदा ने बनाई है। कहाँ पे रखी हुई है? तो बेटा आरबीआई नई दिल्ली में जो हेड ऑफिस है वहाँ पे सुरक्षित रखी हुई है यह छेछड़ी की मूर्ति। तो डाटा याद रखना, यह छेछड़ी की मूर्ति की हाइट भी कई बार पूछी गई है, 24 फीट है बेटा, 24 फीट ऊँची है छेछड़ी की मूर्ति। आरबीआई के नई दिल्ली वाले प्रांगण में रखी हुई है। तो राइट आंसर अगर आरबीआई पूछता है तो लगा देना। किसने बनाया? राम किंकर बैज ने बनाया। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा किसने बनाया है? तो राम किंकर बैज के द्वारा बनाया जाता है। राम किंकर बैज अपनी प्रथम एकल प्रदर्शनी सन 1942 में कहाँ लगाते हैं? तो 1942 ईस्वी में पहली प्रदर्शनी राम किंकर बैज नई दिल्ली में लगाते हैं। आप जानते हैं दिल्ली के थोड़ा सा जाने माने कलाकार हो जाते हैं राम किंकर बैज जी, जब इनका एक रचना जो है 24 फीट ऊँचा वाला यह छेछड़ी फेमस हो जाता है तब। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहा जाता है राम किंकर बैज इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में अपनी प्रदर्शनी कब लगाते हैं? तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट में 1951 से 1950 से 1951 ईस्वी के मध्य लगा देते हैं। अगला पॉइंट आता है कि राम किंकर बैज राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के फेलो कब निर्वाचित होते हैं? तो फेलो का जो है निर्वाचित होने का काम 1976 ईस्वी में हुआ है। 1976 में ये फेलो भी निर्वाचित हो जाते हैं, हालांकि 1980 में इनकी मृत्यु हो जाती है। राम किंकर बैज कितने वर्षों तक शांति निकेतन में जो है कार्यरत रहे हैं? तो 57 सालों तक ये शांति निकेतन में काम किए हैं, 57 सालों तक। याद रखना, राम किंकर बैज प्रारंभ में कितने चित्रों का निर्माण किए थे? बेटा लघु चित्रण स्टार्ट किए हैं, छोटा छोटे चित्रण करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद ये बड़े बड़े चित्रकारी भी करना शुरू कर देते हैं। राम किंकर बैज की मृत्यु कब होती है? तो 1 अगस्त 1980 का वो काला दिन जब राम किंकर बैज अपनी अंतिम सांस ले रहे थे, यानी 1 अगस्त 1980 को वो इस दुनिया को छोड़ करके गौलोकवासी हो जाते हैं। राम किंकर बैज का जन्म पूछा जाता है, मृत्यु पूछी जाती है। तो जन्म आप जानते हैं बांकुरा शहर बंगाल में होता है।
1980 में अंतिम सांस लेते हैं। अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं, खास मूर्तियाँ इन्होंने बनाई। ये छेछड़ी 24 फीट ऊँची है और ये छेछड़ी के साथ साथ ये पत्थर से निर्मित संथाल परिवार बनाया था जो 427 सेंटीमीटर ऊँची थी। तो ये सब डाटा आपको याद रखना होगा। महत्वपूर्ण पिंडों की अगर बात करते हैं तो कहा जाता है रामकिंकर बैज ने बनाई गई मूर्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो संथाल परिवार हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर हो गए, ये छेछड़ी हो गए, ये तीनों डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हैं। साथ में अगर प्रमुख चित्रों की बात करें, क्योंकि ये अच्छे लेवल के चित्रकार भी थे, तो सुजाता इनकी अच्छी रचना है। अनाज की ओसाई है, माँ और बेटा है, रविन्द्रनाथ टैगोर पोर्ट्रेट है, निर्माण है, कन्या तथा कुत्ता है, कृष्ण का जन्म है, शीतकालीन मैदान है और मेघाच्छादित जो है संध्या है। ये किसकी रचना है? तो ये सभी की सब रचनाएँ रामकिंकर बैज जी की है। अच्छे रचनाकार माने जाते हैं, अच्छे लेवल के रचनाकार हैं, तो इनसे क्वेश्चंस बनता ही बनता है। कई बार सुजाता पूछ लिया जाता है, कई बार माँ और बेटा पूछ लिया जाता है, तो कभी कभी ये संथाल परिवार और ये छेछड़ी के लिए भी पूछे गए हैं। तो इन्हें देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमें उम्मीद है कि इनसे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे उन्हें पढ़ाने का पूरा प्रयास किया है। आप लोग इसे नोट डाउन अवश्य किए होंगे और निश्चित रूप से आपकी तैयारी कुछ ना कुछ हद तक आगे बढ़ रही होगी। अगर पहली बार में सिलेक्शन लेना है बेटा तो सटीक रणनीति के साथ तैयारी करेंगे तभी संभव हो पाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है और काम बहुत आगे तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।